एक एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन आज की तारीख में कितना पैसा कमाता है? जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन है एक आम आदमी के जीवन में या इंसान के जीवन में, तो ये हेडेक्स क्यों होते हैं? क्या क्या रीजन होता है इन हेडेक्स का? व्हाट आर दो साइंस की मतलब आपको समझ में आए दैट ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब बॉडी में कुछ तो दिक्कत है? एक इम्पॉर्टेंट साइन मैं मेरे पेशेंट से पूछता हूँ कि डू यू गेट अप फ्रेश व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? ब्रेन ट्यूमर हो गया मींस जीवन का अंत, ही इज डेड। तो क्या ये सच में सच है कि या ये ब्रेन ट्यूमर क्योर किया जा सकता है? खून की नस फट जाए, जिसको हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। सो एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, एक हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है। दोनों की वजह से ब्रेन का फंक्शनल टिश्यू का लॉस होता है। तो सर ब्रेन इंजरीज जो होती हैं वो किस किस वजह से होती है? सर ब्रेन एंड स्पाइन केयर में एआई का क्या रोल है? चैट जीपीटी को पूछ लिया कि मुझे क्या बीमारी हो रही है और वो बता देगा और हम गोली ले लेंगे। सो दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन या ग्लैमराइजेशन। A brain scan in my hospital may be 10,000 rupees plus minus, and how much is it in USA? It is $2,500. ओह, So ये तो दो कंपेरेबल भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में डिफरेंस क्यों है? एक बात मैं आपको कहता हूँ, पब्लिक हॉस्पिटल जो करते हैं वो रिमार्केबल है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। Message for parents, what would you like parents to know about neurosurgical interventions for special children, especially those who might be hesitant or fearful? Keep your fear away. Speak to, meet with the surgeon Right. and find out. कई बार वो डरते हैं, सर्जन के पास ही नहीं जाना चाहते। रोज के ऐसे कौन से हैबिट्स हैं हमारी जो हमारे ब्रेन और स्पाइन को डैमेज करते हैं? Smoking is a very high risk for such type of problems. टू व्हीलर राइडर्स के लिए नेक एंड बैक प्रोटेक्ट करने के बेस्ट क्या टिप है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेथ्स इन ड्रिंक एंड ड्राइव? स्टैटिस्टिक्स से अराउंड 40% इंजरीज, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अराउंड 40% ज़्यादा होते हैं अगर somebody who is drunk and driving compared to non-drink. ऐसा भी देखा गया है कि जो टू व्हीलर्स वाले होते हैं हाथ छोड़ के फ़ोन पे लगे हैं या एक हाथ से वो चला रहे हैं, एक हाथ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू लाइक कॉल देम? लाइक क्या लगता है आपको इस बारे में? Mobile phone is a menace. अवेक ब्रेन सर्जरी क्या होती है? This is a very interesting concept. सर लाइक आपके लाइफ का आज तक का सबसे चैलेंजिंग केस जो आपने करा हो? एक बड़ा सा ट्यूमर लेकर बच्चा आया था शाहजहाँपुर या आसपास के एरिया से, और काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। ओके। सो आपको ये जान के भी शायद हैरानी होगी कि हमने उसको स्टेज सर्जरी किया। हमने उसी ट्यूमर को 3 अलग अलग टाइम पे ऑपरेट किया बिकॉज इट वाज दैट ह्यूज। मोबाइल फोन्स ब्रेन ट्यूमर का कॉज है, ये सच है या झूठ? सर वेलकम टू अनफिल्टर विद देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट न्यूरोलॉजी, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने न्यूरोलॉजी क्यों सेलेक्ट किया? दिस सम अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव घोड़गांवकर है। प्रेजेंटली मैं इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी में लीड कंसल्टेंट हूँ। लगभग 22 से 25 साल का समय मेरा न्यूरो सर्जरी में बीता है। मैं इंदौर शहर का ही हूँ। ओके। आई वॉज बॉर्न इन होली टाउन ऑफ उज्जैन। ओके। मेरे फादर बैंक ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफ़र होता था। यस। और मेरा स्कूलिंग हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और मेडिकल कॉलेज इंदौर में ही बीता है। राइट। सो आई बिलोंग टू 91-92 बैच ऑफ 12th स्टैंडर्ड सेंट पॉल स्कूल, उस समय का बहुत ही वेरी वेल नोन स्कूल। एंड उसके बाद मेडिकल कॉलेज। उस समय बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, या तो इंजीनियर बन रहे हैं या डॉक्टर, और MBAs नए शुरू हुए थे, MBA कोर्सेज नए है। सो मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं IAS सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, लेकिन फिर बायोलॉजी लिया। फिर मेरी क्लास में कई सारे धुरंधर स्टूडेंट थे, व्हिच वर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वी बिकेम डॉक्टर बना, तब फिर सर्जन बनने का आया, मोटिवेशन आया। लगा बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। आई स्टार्टेड विद पीडियाट्रिक सर्जरी। मैंने कुछ समय पीडियाट्रिक सर्जरी में काम किया, 5-6 मंथ्स। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि न्यूरो सर्जरी ज़्यादा कॉलिंग है या कुछ कहें। ओके। एंड देन आई वाज एट चंडीगढ़, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ का बहुत बड़ा, वहाँ कुछ समय और पीडियाट्रिक सर्जरी में किया। फिर मुझे चांस मिला मुंबई में, जो अयोध्या है सर्जरी की। वहाँ जो भी सीखता है वो बहुत अच्छी स्किल्स एक्वायर, वेल नोन। सो मैं ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में आया। दिस वाज इन ईयर 2002-2003।
Okay. फिर मैं वहाँ से लगभग 2010 तक मैंने ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में काम किया, एंड देन आई केम बैक टू इंदौर। यहाँ Okay. मैंने पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में काम किया, Okay. फिर CHL हॉस्पिटल में, और अब लगभग 2.5 साल से मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। Okay. So like you studied in Indore, then PG in Chandigarh. हाँ, वो तब न्यूरोसर्जरी कोर्सेज में Right. इंदौर में नहीं थे अवेलेबल, Right. so we went to Mumbai. Okay. Like many of us. Sir, a brief introduction about you. I am Vimal Parashar. Yes. Currently working as an head corporate marketing at Okay. Kokilaben. So primarily, I had a background studying in different parts of country. My dad was in army, so again, different arenas, and had a vast experience in working in multi cities. Precisely earlier to this city, I was at Delhi and working into clinical research, pharma, and all. And this is the first hospital industry I had chipped in Indore, precisely Okay. at Kokilaben. And connecting with people is something which connects me a lot. So precisely that's how I had entered into this arena. Okay. And I can be a very good connector with someone who could not open up. He can just talk to me for a while and he feel like he's been connected since years. Okay. So that's a People man. Nice. So let's talk about neurology. So can you like tell our audiences what neurology is? इन द प्रेजेंट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा न्यूरोलॉजी के बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा डिस्टेंट चीज़ लगती है। Right. जैसे हार्ट, किडनी, एवरीबडी नोज, Yes. बाईपास सर्जरी एवरीबडी नोज। सो न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी 2 ब्रांचेस हैं ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो उसको हिंदी भाषा में मज्जा तंतु तंत्र विज्ञान कहते हैं। शायद आपने पहले नहीं सुना। मज्जा इज द नर्वस सिस्टम, राइट? मज्जा तंतु तंत्र विज्ञान। सो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी एक जैसे किसी भी स्पेशलिटी में एक मेडिकल ब्रांच होता है, कुछ ऐसे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रांचेस को, डिजीजेस को 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ जो मेडिकली ट्रीटेड होते हैं डिजीजेस, जैसे उदाहरण दूं तो पार्किंसंस डिजीज, राइट, या अल्जाइमर्स है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये कुछ इस तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो मेडिकली ट्रीट की जाती है। सर्जिकल बीमारियां अलग तरह की होती हैं। ब्रेन में ट्यूमर होना जो मेडिकली ट्रीट नहीं होता है, उसको सर्जरी करना होता है, या ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाना, या हेड में जब इंजुरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हमारे लिए एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, उस तरह की जो इंजुरीज होती हैं तो उनको जो ट्रीट करते हैं वो सारी सर्जिकल। सो न्यूरोलॉजिस्ट फिजिशियन और न्यूरोसर्जन सर्जन, इस तरह से डिवीजन है। ओके। जैसे सर हम फिल्मों में देखते हैं, जैसे आपने अभी ब्रेन ट्यूमर की बात करी, तो हम फिल्मों में देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया मींस जीवन का अंत, ही इज डेड। तो क्या ये सच में सच है कि या ये ब्रेन ट्यूमर क्योर किया जा सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड रिलेवेंट ऑल्सो। हाँ, फिल्मों में नाटकीयता डालनी पड़ती है, इमोशन जगाना पड़ता है, पर वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। ब्रेन ट्यूमर्स आज के समय में इंदौर शहर में आसानी से डायग्नोस किए जाते हैं, आसानी से उनको ट्रीट किया जाता है। अधिकतर ब्रेन ट्यूमर्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो हम कुशलता से कर पाते हैं, एंड वी कैन इंश्योर अ वेरी गुड आउटकम इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। कुछ ट्यूमर्स डिफिकल्ट होते हैं, जैसा कोई भी स्थिति हो सकती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन के थोड़े घातक हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, एंड वो आते से बेसिकली होता क्या है सारे ब्रेन ट्यूमर? सिंपली समझे तो ब्रेन के जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो प्रोग्राम्ड रहते हैं। हमारी बॉडी में जीन्स रहते हैं। जीन्स जिस तरह से आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर पे जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम करेगा, उसी तरह से हमारी सेल्स में जीन्स होते हैं जिसमें जेनेटिक कोड है। किस तरह से आप किस तरह से दिखते हैं, आपकी नाक की लंबाई कैसी होगी, आपके स्किन का कलर कैसा होगा, आपके बाल कुंघराले होंगे, ये सब जेनेटिक कोड में होता है। इसी तरह से शरीर की सेल्स, उनमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है और एक पॉइंट पर रुक जाते हैं। पर कुछ ऐसे जीन्स आ जाते हैं जिनको ट्यूमर जीन्स कहते हैं, जो इन सेल्स को एबनॉर्मल बिहेव करने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स हैं टू बिगिन विथ, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे बिकम एबनॉर्मल, दे स्टॉप doing the normal functions, and they become a cluster of useless cells. Right. Cluster of these cells is called a tumor.
ओके तो सर जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन है एक आम आदमी के जीवन में या इंसान के जीवन में, तो ये हेडेक्स क्यों होते हैं, क्या क्या रीजन होता है इन हेडेक्स का? हेडेक एक सामान्य समस्या है। इनमें से सबको, आपके सारे ऑडियंसेस जो इसको सुन रहे होंगे, कभी ना कभी हेडेक हुआ होगा। राइट। सो सिर में दर्द, हेडेक, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो वेरी करता है। साधा माइग्रेन जैसा हेडेक, या कई बार फटीग, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक होना, ब्लड प्रेशर के वेरिएशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हेडेक होना, लैक ऑफ स्लीप, कई बार आंखों की कुछ तकलीफों से, जैसे ड्राई आइज, स्पेशली जब डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आता है कि आप बहुत समय तक स्क्रीन देख रहे हैं, आंखें ड्राई हो रही हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक। रिफ्रैक्टरी एरर, आंखों में जो लेंसेज, जिसको चश्मा होता है, वो भी एक हेडेक का, अगर वो डायग्नोस नहीं हुआ है तो भी हेडेक हो सकते हैं। उसके अलावा क्लस्टर हेडेक, देयर विल बी वेरियस टाइप ऑफ हेडेक्स, इंक्लूडिंग headaches because of clots in the brain, because of the brain tumor, because of accumulation of fluid which is normally there in the brain, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो माइग्रेन का भी एक कोई रीज़न होता है इस पे? सो माइग्रेन एक तरह का हेडेक है जो यूजुअली बिगिन होता है फीमेल्स में, आमतौर पर ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यूजुअली टीनेज गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स से वो शुरू होता है, और कई बार वो पैटर्न में होता है कि वीक में 2 दिन हेडेक होता है बहुत सीवियर, और तीसरे दिन वो दवाई से या अपने आप ठीक होने लगता है, या फिर मंथ में कि मंथ अराउंड 3-4 डेज इन द मंथ पे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। कई बार ये चीज़ें बड़ा स्ट्रेंजली, मतलब कुछ पर्टिकुलर खाने से वो आता है। अच्छा। कई बार वो नॉइस की वजह से आता है, कई बार बहुत ज़्यादा सनलाइट में दिन भर आपने बाहर घूमे और शाम को हेडेक हो गया, इस तरह के पैटर्न। परफ्यूम से भी होता है? परफ्यूम से हो सकता है, कॉफी से हो सकता है, और कॉफी से ठीक भी हो सकता है। अच्छा। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको आपने सुना होगा यस यस कि हेडेक हो रहा है, चाय पी लेते हैं यार, कॉफी पी लेते हैं, या कुछ लोग सो लेते हैं तो हेडेक चला जाता है, नहा लेते हैं तो। सो देयर आर डिफरेंट। तो ये जेनेटिक होता है या किसी वजह से आता है? बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन तो नहीं है, ओके, बट देयर मे बी ओके एसोसिएशन। अभी वी आर येट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन, बट साइक्लिकल हेडेक्स होते हैं, ये एक तरह से सादा, मतलब हम इनको बेनाइन कहते हैं कि ऐसे घातक नहीं है, और बहुत सारी दवाइयों से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इम्पॉर्टेंटली एक रूटीन बनाने से। अगर आपके सोने का, जागने का समय सही है, आपके खाना खाने का समय सही है, आपका डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर एप्रोप्रिएट है, इट इज़ नॉट ओवर एक्सटेंडेड, या जैसे बहुत ज़्यादा फैटी फूड है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है वो नहीं खाते हैं, बहुत एंग्शियस या एंग्री टाइप की पर्सनालिटी नहीं है, या हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यस यस सो दीज आर सर्टेन मेजर्स व्हिच कैन हेल्प टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ हेडेक। हाइपरटेंसिव है कि नहीं, क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यंग है, मैं 25 साल का हूँ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मुझे हाइपरटेंशन नहीं होगा, ओके, बट देयर आर नो सच रूल्स इन नेचर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी को, हमारे किसी भी व्यूअर को हो रहा है, तो देयर इज अ रीजन दे शुड सी अ डॉक्टर, गेट देयर। कई बार अगर फैमिली हिस्ट्री कि आपके माता पिता हाइपरटेंसिव है, तो संभावना है कि आप भी हों, ऐसे में इट इज अप्रोप्रिएट टू सी अ डॉक्टर, गेट योर ब्लड प्रेशर चेक एंड कंफर्म कि वो बढ़ा हुआ है कि नहीं है बढ़ा, तो इट इज गुड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑन डाइट। सर आपने एक स्ट्रेस का जिक्र किया था, तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से क्या असर पड़ता है ब्रेन पे? हाँ, दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसाइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं, न्यूरोलॉजी साइकोलॉजी, थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, ओवरलैपिंग बाउंड्रीज हैं। राइट। सो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे ब्रेन के कैरेक्टर मैनिफेस्टेशंस हैं। कई बार जैसे परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है, या कुछ डेडलाइंस होती हैं जो अभी के मौजूदा समय में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, या ओवर एम्बिशियस होने के लिए। अब ये एक अलग बात है कि वो सही है कि गलत है, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट सच प्रेशर्स, ट्राइंग टू अचीव थिंग्स एट अ वेरी फास्ट रेट, समटाइम इट मे बी अननेचुरल रेट, ये कई बार ओवर स्ट्रेच करते हैं। आप रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, इंदौर में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, एंड बट वो एक फिजियोलॉजिकल रेंज के बाहर है। आपको रात को या बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपके मोबाइल फ़ोन को भी रेस्ट चाहिए, आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो अगले दिन काम नहीं करेगा।
तो आपकी बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बट इन सर इतने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वेयर इज एवरीथिंग इज सो कम्पिटिटिव, जैसे आपने बोला इंसान रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, लाइक ओवर अचीव करने के लिए ये चीजें लेता है। सो इसको फिर बैलेंस कैसे करें? मुझे लगता है कुछ तरीके हैं। यस, कुछ चीज़ों हमको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना चाहिए। राइट, यू कैन नॉट बी मी, आई कैन नॉट बी यू। यस, सो वी शुड नो देव इस काम में उस्ताद है, यस, मेरा कुछ और फील्ड है। यस, तो एक तो इनको आइडेंटिफाई करना, एंड देन देयर आर रूल्स। मतलब हम कितने सारे इंस्पायरिंग लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं, उन्होंने हाईएस्ट अचीवमेंट्स किए हैं विद अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। मैं इसमें हमेशा विराट कोहली का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सच गुड फिटनेस, सच एक्सीलेंट एग्जैक्टली प्रोफेशन। अगर हम कहें कि क्रिकेट इज हिज प्रोफेशन, हाउ वेल ही हैज डन दैट। तो हम यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। और मतलब हम बहुत अच्छे हैं, पर और भी लोग हैं जिनको हम ढूंढ के चैनल कर सकते हैं। ये कुछ देयर कुड बी सम वेज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी हेल्थ वार्निंग्स को संभालना। राइट, सी यू कैन नॉट लाइन अप थिंग्स कि अभी मैं अचीव कर लेता हूँ, हेल्थ बाद में देखूंगा, 40 के बाद देखूंगा, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। जैसे आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हो 25 साल से, तो हेल्थ तो और जरूरी है। वेल्थ तो आती जाती रहती है, हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है जानना। यस सर, आपने अभी बोला कि बॉडी साइंस देती है, सो लाइक व्हाट आर दोज साइंस की मतलब आपको समझ में आए दैट ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब बॉडी में कुछ तो दिक्कत है। ब्रेन रिलेटेड ऐसी कौन से आप बोलेंगे कि ये साइंस आपको बॉडी ऑलरेडी दे रही है दैट समथिंग इज रॉन्ग? यस, देयर आर साइंस। जैसे मैं न्यूरोलॉजी, ब्रेन और स्पाइन में जो मेरा फील्ड है, अगर मैं बात कहूँ तो एक इम्पॉर्टेंट साइन मैं मेरे पेशेंट से पूछता हूँ कि डू यू गेट अप फ्रेश व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप रात को 5-6 घंटे 6-7 घंटे सोए हैं, क्या उसके बाद भी रिलैक्स नहीं हो रहे हैं? बैक एक हो रहा है, नेक पेन होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करने में आपको दिक्कत हो रही है विच यू आर गुड एट, पहले आप आराम से कर लेते थे। आपका फूड इज अ फ्यूअल। यस, आपका फूड चेंज हो गया है, पैटर्न आप बराबर से नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ फैमिलीज में, इस बात को मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, कुछ फैमिलियल डिजीजेज हैं, डायबिटिक हैं पेरेंट्स, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को पहले से ध्यान दें। ओके, आप हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, सो अगर ऐसा है तो प्रोबेबली यू आर एट रिस्क। डजंट मीन इट शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज कि है ही, नो। What I'm saying is कि you are at a higher risk. If it is so, then it is your responsibility to check on all these things. You should see a doctor. You should confirm with them कि ऐसा तो नहीं है कहीं, और है तो हम appropriate age पे corrective steps ले। Right. तो that can help us to understand and control or live a normal life, longer life. तब आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको आप और कर पाओगे। Yes. And you enjoy कर पाओगे। If you stay on the pitch for long, you will score more runs. Yes, definitely, so true. So sir, हार्ट अटैक्स तो बहुत बहुत कॉमन टर्म है, लाइक सबको पता है कि एक दिल का दौरा क्या होता है। whereas ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अक्सर बात नहीं होती है, लोगों को इतना पता नहीं है कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और ये कैसे आता है, क्यों आता है। So what do you have to say on this? Yes, you are right. जितना अवेयरनेस हार्ट के बारे में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में बोलते हैं, ब्रेन को समहाउ उतना इम्पोर्टेंस या उतना पब्लिक अवेयरनेस नहीं मिला। Yes. अगर हम कहें तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रोक इज द हार्ट अटैक ऑफ ब्रेन। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे हार्ट में जाने वाली आर्टरीज में ब्लॉक होने की वजह से हार्ट की मसल्स प्रभावित होती है और हम उसको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। उसी तरह से ब्रेन में जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड की डिलीवरी जब अफेक्ट होती है या टेम्परेली इंटरप्ट होती है, तो जो होता है वो स्ट्रोक होता है। दूसरे तरह का स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में कोई खून की नस फट जाए, जिसको हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। सो एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। दोनों की वजह से ब्रेन का फंक्शनल टिश्यू का लॉस होता है। ओके, तो ये स्ट्रोक है। ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिजीज है। मतलब हम जो लकवा हिंदी भाषा में लकवा मारी, स्ट्रोक हुआ, फिर हाथ या पैर में गड़बड़ हो गई, या बात करने में दिक्कत होने लगी, या फेशियल वीकनेस हो गया, या स्वॉलो करने में दिक्कत होने लगी, तो ये काफ़ी डेवस्टेटिंग इलनेस है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और वो सारे फैक्टर्स जो हार्ट में वो डिजीज़ लाते हैं, सेम सेट ऑफ फैक्टर्स, जैसे मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा
फास्ट फूड या हम कुछ फैटी फूड या जो हम कह रहे हैं कि बहुत न्यूट्रिशियस फूड नहीं है वो खाना, स्मोकिंग इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके. सो स्मोकिंग इज बैड. अल्कोहल. अल्कोहल, यस, Okay. अल्कोहल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. अल्कोहल डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट कर रही है, उसका इफेक्ट होता है, उस मसल लॉस होता है अल्कोहल की वजह से, तो ओवरऑल एक्टिविटी प्रभावित होती है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क फॉर स्ट्रोक. अल्कोहल तो आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए कितना ससेप्टेबल बना देता है, ड्रिंक एंड ड्राइव. और वो एक अपने आप में एक अलग बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. रोड ट्रैफिक, we'll come to that, like I have questions on that. ऑल राइट. yes. so कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक का भी कुछ रिलेशन है? किसी वजह से हार्ट रेट कम हो गया है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजन को ब्रेन में डिलीवर कर रहा है, और हार्ट एक पर्टिकुलर रेट पे कंपन. अच्छा, ब्रेन वो ऑर्गन है जो बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पर मिनट यूटिलाइज करता है, बिकॉज ब्रेन का मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज द हाईएस्ट. इनफैक्ट आपके शरीर का अराउंड 20% जो एनर्जी है वो ब्रेन यूटिलाइज कर रहा है. ओके. सो इवन मोमेंटरी डिसरप्शन ब्लड सप्लाई को ब्रेन में होगा तो ब्रेन में नुकसान होगा. अगर हार्ट अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट रेट कम हो गया है तो ब्रेन में जो सप्लाई हो रहा है वो इंटरप्ट होगा और वो स्ट्रोक को, इस्चेमिक स्ट्रोक को का कारण बनता है. ओके. सो यस, दे आर रिलेटेड. एंड अगर हार्ट और ब्रेन दोनों साथ में है, इन्वॉल्व है, तो ये पेशेंट्स बड़े सीरियस, they are very critical, such patients are critical. तो सर ब्रेन इंजरीज जो होती हैं वो किस किस वजह से होती हैं? लाइक आपके पास जो हॉस्पिटल में केसेस आते होंगे तो मोस्ट कॉमन केसेस क्या होते हैं ब्रेन इंजरीज के? हम जिनको ब्रेन इंजरीज क्लासिफाई करते हैं वो है हेड ट्रॉमा, सिर में चोट लगना. ओके. और कई कारण हो सकते हैं, जैसे फॉल, घर में गिर जाना, ऊंचाई से गिरना. ओके. लेकिन हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा, या इंडिया का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है भारत का, वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. ओके. इनफैक्ट हम इनफेमस हैं टू बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. इट इज अ वेरी बैड टैग ऑन अस. ओके. एक तरफ हम क्लीनेस्ट सिटी हैं या इस तरह से हैं, और दूसरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो मिनास है या जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है. सो हमारे पास जो मैक्सिमम आते हैं हाई स्पीड व्हीक्यूलर एक्सीडेंट्स. ओके. एंड दीज आर बैड इंजरीज एक्चुअली. ओके. क्या इंडिया ग्लोबल लेवल पर जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाया है? इन जनरल हम वी आर ग्रोइंग विद लीप्स एंड बाउंड्स. हम देख रहे हैं, बी इट इकोनॉमी, बी इट मे बी एनर्जी, राइट, बी इट डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो इसी तरह से मेडिसिन में भी आई थिंक हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस होना है. इनफैक्ट जो 90s और 2000 वाला डेकेड है उसको डेकेड ऑफ न्यूरोसर्जरी कहा जाता है. जिस तरह से इंडिया में न्यूरोसर्जरी का फेस चेंज हुआ, तो अभी आई कैन प्राउडली से कि हम वी आर क्वाइट एट पार विथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूरोसर्जरी. हमारे यहाँ से बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स हैं न्यूरोसर्जरी में. दे आर एट वेरियस लेवल्स. हम उस तरह का टेक्नोलॉजिकली, बीट MRI मशीन हो या सर्जरी के इक्विपमेंट्स हो या रोबोटिक्स हो या नेविगेशन गाइडेड सर्जरी हो या और भी कुछ, यानी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं या कुछ टेस्ट जो हम करते हैं जिसके लिए हमको कि भाई ये नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है. सो in my opinion there are hardly any things which are not available today, even in city. अगर हम इंदौर को tier 2 सिटी मानते हैं तो इंदौर में भी मेट्रोज की तो बात हम मतलब हम नहीं कर रहे, राइट. tier 2 सिटी में भी most of the technological advancements are available, so okay. we can provide these type of treatment to our patients. तो फिर जो मतलब ऐसा होता था कि पहले अगर इंदौर की बात करें, इंदौर से कोई मेट्रो सिटी जा रहा है या मेट्रो सिटी से कोई विदेश जा रहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्या उसका जो परसेंटेज है वो कम हुआ है कि अब फैसिलिटीज हमारे देश में अवेलेबल हैं और देश मेट्रो सिटीज के अलावा इंदौर जैसे शहर में भी अवेलेबल हैं? ये ट्रेंड तो बहुत रिमार्केबली रिवर्स हुआ या स्लो डाउन हुआ है. कुछ लोग अभी भी जाते हैं, बट जो बाय लार्ज था कि ये अवेलेबल नहीं है इसलिए जाते हैं, ये अब इट हैज़ रिमार्केबली रिड्यूस्ड. पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अभी मेरे पास कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो किसी मेट्रो सिटी में गए हैं, दे गॉट देयर डिजीज डायग्नोस्ड एंड दे कम बैक टू अस. ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, एंड इफ इट इज अ सर्जरी आप यहाँ पर कर दीजिए. ओके. यस, सो वी डू देम. हम उनको ऑपरेट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल, दे रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा
अंतर उनको नहीं दिखता। एडवाइस में भी अच्छा, जो उनको सर्जिकल एडवाइस मिला है या जो सर्जिकल प्रोसीजर किया है या मेडिकल ट्रीटमेंट जो किया है, उस तो जो ये जो गैप था इंदौर से मेट्रोज में या मेट्रोज से समझ लीजिए यूरोप में, वो बहुत तेजी से कम हो गया है। इनफैक्ट हम कुछ पेशेंट्स ओवरसीज से भी रिसीव करते हैं, जो मान लीजिए यूके में रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ है और उनको किसी तरह का ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर या कुछ चाहिए। सो क्योंकि यूके में बाय एंड लार्ज हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट एनएचएस है, ओके, अभी सुनने में आता है कि वहाँ डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर अ रूटीन सर्जरी, इट मे बी एज लॉन्ग एज 6 months वेटिंग। So and what if there is an emergency? So they do that, not that they don't do, but routine cases. So there is a lot of backlog. So these patients prefer to come back to India, Indore. They come here, they see probably the infrastructures in some place, at some places are better than what they get there in their home, in their residing country. Yes. और वो यहाँ आते हैं, हम उनको treat करते हैं and they are happy about it. And the cost is also less. Of course, यूरोप की तुलना में यहाँ जो cost है वो कम है. So for them it is a win-win. Yeah. For us, it is a win-win that we can help all these people. That's nice. Sir, brain and spine care में AI का क्या रोल है? Like इससे कुछ असली फायदा हुआ है या सिर्फ हाइप है? नहीं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस करने की तरह को बदल रहा है और बदलेगा भी। अभी मेडिसिन में एआई को बड़े लार्ज स्केल पे आना, मतलब वी आर वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। तो एक तो इम्प्रेशन है लोगों में कि भाई उसको चैट जीपीटी को पूछ लिया कि मुझे क्या बीमारी हो रही है और वो बता देगा और हम गोली ले लेंगे। सो दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन या ग्लैमराइजेशन। इस तरह से नहीं है। एआई किस तरह से हेल्प करता है या करेगा हमारे सर्जिकल प्लानिंग में। मेरे पास नेविगेशन सिस्टम है जिसमें हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उनके स्कैन्स फीड करते हैं और वो हमको सर्जिकल कॉरिडोर्स बताता है या ट्रैजेक्टरी। मुझे ब्रेन के अंदर जाना है, ब्रेन बड़ा सेंसिटिव है, मुझे सेफ कॉरिडोर से अंदर, जो डेप्थ में ट्यूमर है, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, मुझे नैरो कॉरिडोर से अंदर जाना है। अब मुझे सबसे सेफ कॉरिडोर चाहिए जिससे पेशेंट्स को बीमारी के अलावा कोई और नया प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह के सिस्टम्स मुझे इस तरह के कॉरिडोर या इस तरह के ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, या मुझे और कुछ ऑप्शंस, इट्स लाइक प्रॉब्ली मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हम 3 सर्जन्स बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सो एआई इज द 4th पार्टनर। ओके, सो प्रॉब्ली वी कैन पुट अप ऑल द information and then all of us, including the AI support, whatever you call, and they'll give you it will give you the conclusion. Mr. Chat GPT, Yes. it will contribute to that. Okay. कि okay, I think that this should be that. This हम दो, आप कलीग हैं, मैं कलीग हैं, हम सर्जन हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि मुझे लगता है ऐसा, आप कहेंगे कि हाँ, और इसके साथ ये भी किया जा सकता है। तो similarly Chat GPT can, or any AI model, Yes. can add कि okay, these are also options. Right. And on the basis of that information, you as a lead surgeon take the call, what you want to do, what could be the best, or this can help me to talk to my patient कि हमारे पास ये 3 options है, I think this is the best, this looks to be good, if you agree, we go ahead with this plan. But definitely it's helpful. I am sure it is. And sir, diagnosis में tech का क्या रोल है? आपने एकदम आपने नब्स पकड़ी है। टेक्नोलॉजी हैज रियली चेंज्ड द डायग्नोस्टिक टूल्स, प्रोसीजर्स। यस, यही मतलब हम 90s में अर्ली 2000 में इंदौर की बात करें तो एमआरआई मशीन्स नहीं थे, या बहुत गिने चुने एमआरआई मशीन्स थे। पेशेंट्स हैड टू ट्रैवल टू मुंबई और दिल्ली एमआरआई करने के लिए। ओके, अब मुझे लगता है सारे सीमेंस का सीटी एमआरआई मशीन जर्मनी में डिज़ाइन होता है, चाइना या इंडिया में बनता है और सब जगह इंस्टॉल होता है। तो जो मशीन मेरे हॉस्पिटल में, वही जर्मनी के उस हॉस्पिटल में जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है। सो दैट डिफरेंस हैज़ reduced dramatically. Yes. And as we get more and more patients, we gain a lot of insight and experience. तो हमारे डायग्नोस्टिक कैपेसिटी tremendously बहुत अच्छे से बढ़ गई है। Right. So I think it has really changed the way for better. Exactly. Plus, it is an add-on to the city-wise cost prices also. Okay. The same MRI may have some variance in metro city. Right. Or maybe if you talk about UK or US, the price comparison also has reduced. So a person would prefer to be in Indore, get the same machine being used, or in the same thing would be coming up. तो precisely अगर आप देखें तो ये boon है हमारे लिए, हाँ, कि जो मशीन के लिए मुझे
ट्रैवल करना पड़ता था किसी समय पर। आज वही मशीन मुझे इंदौर में किसी अच्छे सेटअप में मिल रही है, एंड आई एम इजी That too at cheaper price. cheaper price. And what is the difference? Like, Yes. a brain scan in my hospital may be 10,000 rupees Yes. plus minus. And how much is it in USA? It is $2,500. Oh. So ये तो दो comparable भी नहीं है. मोटा like 25x. Plus, that patient has to wait for 8 months there in US to Okay. get his scan. Which I'll tell you a life story. A lady landed up from UK, और जैसे वो यहाँ पर आए उन्होंने कहा मुझे चोट लगी थी, मैं somehow I was just getting down the car और वहाँ पे मेरे का सा ट्विस्ट हुआ एंड मेरे पैर में चोट आई। मैं वहाँ ER में गया, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। उसके बाद आपको मैं एक्सेस बता रहा हूँ, उनके हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं। वो अपने हॉस्पिटल में गए एंड दे आस्क यू हैव टू वेट फॉर 3 months फॉर एन एक्सरे। कैन यू अंडरस्टैंड? दे प्लान, उनका वैसे भी प्लान था इंडिया आने का। वो आए यहाँ पर, सेम डे उन्होंने एक्सरे किया, यहाँ पर डॉक्टर ने हमारे बट ये ऐसा क्यों है? लाइक इतना डिले मेडिकल चीज में, लाइक विच इज वेरी लाइक हाईली दिस थिंग कि तुरंत हो, जो भी मेडिकल क्योर तो तुरंत मिलना चाहिए, तो इतना डिले मेडिकल चीजों में क्यों है? भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमें सुलभ है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। वही चीज़ें बाहर जब जाते हैं तो हमें हर चीज़ की महत्ता भी पता चलती है और उस चीज़ की वैल्यू भी पता चलती है। यही इंडियंस जो बाहर जाते हैं वो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन द सेम पीपल व्हेन दे कम बैक तो वो यहाँ पे आके कैजुअल हो जाते हैं। तो आंसर यही है, इसी लाइन के बीच में ही अलाइंड है। तो प्लस पार्ट क्या होता है कि जब वो यहाँ आते हैं तो सेम डे उनका एक्सरे तो छोड़िए, MRI भी हो जाता है, सेम डे उनका ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं, शाम को OT में जाके उनको ऑपरेशन भी हो जाता है। तो इट वाज अ शॉक टू हर ऑल्सो कि क्या ऐसा पॉसिबल भी था। और बोले मैं तो ये हॉस्पिटल देख के सरप्राइज थी कि मुझे वैसी ही फैसिलिटी और बेहतर हॉस्पिटल में सस्ते दाम में मिल रही है इंदौर जैसे शहर में। राइट, इट्स अ बून। मैं तो ये तो हमारी इससे बड़ी हर्ष की बात और क्या हो सकती है? कोई इंटरनेशनल पेशेंट्स आपके यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि मुझे इंदौर में UK से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी सस्ते दाम में सेम डे में मिल गई। सो मुझे लगता है थोड़ा वर्क कल्चर में और थोड़ा सा सारे यू नो एवरीथिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। सो लाइक प्रॉब्ली अमेरिकन डॉक्टर हैज़ अ फिक्स्ड वर्किंग टाइम कि वो इफ दे क्लोज वर्किंग एट 6 PM देन दे डू इट, उसके बाद नहीं है। हमारे यहाँ कल्चरल स्टैंडर्ड्स दूसरे हैं। हम लोग कई बार पेशेंट रात को 9 बजे फ़ोन करेगा कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, एक बार देख लेंगे क्या, एंड वी वुड आई वुड हर एनीबडी वोंट माइंड टू रियली डू दैट। आप उनको जानते हैं। या हॉस्पिटल में आप फ़ोन करेंगे कि अभी 1 घंटे बाद मेरा MRI स्कैन हो जाएगा क्या, तो आई एम श्योर कोई ना कोई एक टेक्नीशियन या कोई या डॉक्टर कहेगा कि ओके वील अकोमोडेट यू। राइट, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है ये फ़र्क रहता है, हम जल्दी कर पाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके इफ़िशिएंसी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है पब्लिक हॉस्पिटल से। ये भी एक कारण है कि वी आर इन अ पोजीशन टू डिलीवर दैट। यस, सो सर प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में डिफरेंस क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सोशल जवाब है, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, पब्लिक हॉस्पिटल्स जो करते हैं वो रिमार्केबल है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जिस क्लास ऑफ पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं या जिन चैलेंजेस में वो ट्रीट करते हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। हम सब लोग, हमारी ट्रेनिंग सब पब्लिक हॉस्पिटल्स में हुए एंड वी नो वहाँ जिस तरह से काम करते हैं, जो वो टास्क कर रहे हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाद कुछ प्रिविलेजेस हैं, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। आप हमारा पेशेंट लोड भी काउंटेड है, अनलिमिटेड पेशेंट लोड हमारे पास नहीं है। सो हमारी एफिशिएंसी डेफिनेटली बेहतर होती है, बट ये एफिशिएंसी it comes at a cost, and that cost is the cost. Okay. So, right. Yes, when you go for a better technology, it comes at a price. Yes. And somebody has to bear. Public hospital में taxpayers are bearing that. Private hospitals में either the insurance company or individual has to bear it. Right. So ये अंतर है। हम कई बार कंपेयर करते हैं कि वहाँ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग, कि जो ऑपरेशन 2 लाख में प्राइवेट में होता है वो मुफ्त में कर दिया। ये कंपेरेबल नहीं है। वो 2 लाख रुपए ही लग रहे हैं, उसको टैक्स पेयर दे रहा है, पेशेंट नहीं दे रहा है। ओके, राइट, क्योंकि अगर आपको MRI मशीन खरीदना है और अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन करना, इट विल कम एट अ कॉस्ट, इट विल नॉट बी फ्री। इनफैक्ट मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि उसको फ्री एक्सपेक्ट करना भी गलत है। समबडी हैज टू बियर द कॉस्ट। हाँ, पेशेंट्स नहीं दे सकते, इज फाइन,
बट somebody has to bear it. MRI मशीन तो सरकारी हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर हो सकती है, लेकिन जो टेक्नीशियन उस MRI मशीन को चलाता है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, व्हिच कम्स विद अ कॉस्ट. ओके. सो देयर इज अ गैप. तो वो कहाँ से आएगा, आप समझिए. किसी भी मतलब दूध में से ही मक्खन निकल रहा है, उसी में से घी निकल रहा है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, either coming from the taxpayer or coming from the insurance or coming from your own pocket. कहीं ना कहीं तीनों चीजें अलाइन करनी ही पड़ती है. अब ये हमें समझना चाहिए. और ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स का अपना एक अलग और उद्देश्य भी है और पर्सपेक्टिव जरूरी भी है, होना भी चाहिए. लेकिन जब हम इस ऑल ओवरव्यू को कैलकुलेट करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में हमेशा प्रिविलेज क्यों होता है, क्योंकि दे पेड एंड दे गेट इट. तो आपको वेट नहीं करना पड़ता. राइट. सरकारी में उसका टाइम है, वो उसी ड्यूरेशन में, जैसे हमने यूए के बात की है, वो नहीं आएंगे उसके. तो हमें बेयर करना. सर, गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है? गोल्डन आवर हम उस समय को कहते हैं जब मानिए कुछ इवेंट, इक्टस कहते हैं हम, कोई घटना हुई, उदाहरणतः दुर्घटना हुई, सिर में चोट लगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हुए क्योंकि कोई ब्लड वेसल ब्रेन में टूट गई है और ब्लड फैल रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ. अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये नुकसान बढ़ता जाएगा. इस पेशेंट को स्पॉट ऑफ इंसिडेंस से जितना जल्दी मेडिकल केयर सिस्टम में लाया जाएगा, उतना जल्दी इंटरवेंशन करके इस नुकसान को रोका या रिवर्स किया जा सकता है. ये जो पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है. तो कई बार कहते हैं जैसे टाइम इज हार्ट, जितना जल्दी करोगे उतना हार्ट प्रोटेक्ट कर पाओगे, या टाइम इज ब्रेन. तो गोल्डन आवर पहला वो घंटा जिसमें दुर्घटना होने से या घटना होने से मेडिकल केयर में सबसे ज्यादा एडवांटेज तब है जब वो पहले घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए अस्पताल में. ओके. मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी गिवन. तो उस घंटे को हाईलाइट करने के लिए, इस चीज को इम्प्रेस करने के लिए उसको गोल्डन आवर का नाम दिया गया है. सर, फास्ट टेस्ट को कैसे यूज करें, मतलब स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए? स्ट्रोक इमीडिएटली लेम पर्सन के लिए फास्ट एक निमोनिक है जो आइडेंटिफाई करता है. तो उसमें 3 कंपोनेंट है. फेशियल एसिमेट्री, चेहरा जो दोनों तरफ हमको दिख रहा है उसमें कुछ एसिमेट्री दिखता है, ये एक स्ट्रोक का साइन है. अगर आपको कोई है घर में या किसी जानने वाले के साथ ऐसा दिखता है, दैट इज वन थिंग. दूसरा, हमको आर्म रेज करने के लिए कहते हैं, वो बराबर कर पाता है कि नहीं. अगर वो बराबर नहीं. और दूसरा स्पीच या टंग, सॉरी स्पीच के लिए है. स्पीच में कोई डिस्टर्बेंस, स्लरिंग ऑफ स्पीच जो होता है, ये सारे स्ट्रोक के इनिशियल एंड इजीली आइडेंटिफाइबल साइंस हैं. एंड इफ FAS इज राइट देन इट इज टाइम टू कॉल फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज. सो ये क्विक है. जैसे क्या कहें हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जिस तरह से अवेयरनेस किया गया कि ब्रेस्ट कैंसर्स को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ उससे मिलता जुलता ये क्विक टेस्ट है. हमको दिख रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम गोल्डन आवर का यूटिलाइजेशन करके हॉस्पिटल में जा रहे हैं और इससे होने वाले नुकसान को बचा रहे हैं. तो बेसिकली फास्ट इज फेशियल, आर्म, स्पीच एंड टाइम टू टाइम. ओके. सो जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यस, अभी इस बारे में काफ़ी सारा गवर्नमेंट भी अवेयरनेस कर रही है. सबसे पहले जो होता है, अगर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं या आप पहले उस जगह पे पहुँचे हैं, तो सबसे पहले विक्टिम को वहाँ से निकाल कर सेफ लाना, ये पहला काम होता है. पर कई बार ये पॉसिबल नहीं होता. कार है, कार क्रैश हो गई है, टेंट हो गया है, कोई फंस गया है, तब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर हमने कभी पहले नहीं किया है तो इसके लिए ट्रेनिंग या माइंडसेट चाहिए होता है. पर जो देखने वाली बातें होती हैं, आमतौर पर ब्रेन, गर्दन, इनको संभालना होता है, स्टेबलाइज करना होता है. हम ऐसा कुछ ना करें कि हमने गर्दन को ज़्यादा मोड़ दिया है या कोई आर्म अगर फ्रैक्चर हो गया है या ब्रेक हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम उसको बढ़ा दें. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड लॉस. अगर कहीं पे हमको दिख रहा है कि ब्लड लॉस है तो उसको किसी तरह से कंट्रोल करें. उसको टाई कर सकते हैं, उसको प्रेस करके रख सकते हैं. और ये करते करते सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्प को बुला. आप अकेले हैं, 2 हैं, इस सिनेरियो को बहुत समय तक आप हैंडल नहीं कर सकते. सो हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या है, 108 को बुला सकते हैं क्या, या और किसी तरह से हेल्प लेके इनको हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स पुलिस को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म करना. एंड सर, जैसे एक एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग इज वेरी डेंजरस देन लाइक एक्सटर्नल ब्लीडिंग?
एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपको दिखेगी। Yes. जैसे समझ ली हाथ में भी बड़ा सा कट निकला है और ब्लड फ्लो हो रहा है, जो कि बहुत ग्रेव इंजरी नहीं है, फिर भी आपको अलर्ट करती है, आप Right. तुरंत एक्ट करते हो। इंटरनल ब्लीडिंग आपको दिख नहीं रही है, आपको उसका सीरियसनेस नहीं पता है। अगर वो किसी ऑर्गन जैसे लंग्स में या लिवर में या ब्रेन में है तो ये फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, इसलिए और हमको नहीं पता चल रहा है। Yes. हमको क्विकनेस नहीं समझ में आ रही कि तुरंत करना चाहिए, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग इज ऑलवेज डेंजरस। तो पता कैसे चल सकता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको सर पे चोट आई है एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ये पता डॉक्टर से ही चल सकता है या खुद से भी ऐसी कुछ तरीके हैं जैसे? कुछ साइंस है, जैसे जब ब्रेन में इंजरी होती है या स्कल में फ्रैक्चर होता है तो नेजल ब्लीडिंग या ईयर से ब्लीड हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। ये इंजुरी की सीवियरिटी को बताता है। दूसरा, ब्रेन में अगर सीवियर इंजुरी है तो पेशेंट्स यूजुअली सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है, ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। इसी तरह से अगर समझ लीजिए लंग्स में इंटरनल ब्लीडिंग है तो इन पेशेंट्स को सांस तेज चलेगी, सांस फूलेगी, वो कंफर्टेबली बात नहीं, अगर वो अवेक हैं तो बात नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर लिवर में इंटरनल ब्लीडिंग है, एब्डोमेन में इंटरनल ब्लीडिंग है तो एब्डोमेन फूला रहेगा या उनका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। तो ये कुछ मोटे, या पल्स, हम जैसे सब पल्स चेक करना सभी लोग जानते हैं, राइट। हम पल्स देखे और हमको पल्स बिल्कुल वीक लग रही है, या हम यूजुअली कैरोटिड आर्टरी में देखते हैं। हम लोग जो क्या बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग करते हैं, जिसको ATLS कहते हैं, या उसमें हम ये सिखाते हैं ले पर्सन को कि ऐसी सिचुएशंस में फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैसे बनना। एटलीस्ट ये चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैरोटिड आर्टरी कहाँ है और ये पल्सेशंस को कैसा देखना। अगर वो बहुत वीक है तो आप समझिए कि आपका जो भी विक्टिम वहाँ पर है वो सीरियस प्रॉब्लम्स में जा सकता है। तो आप जो भी कर रहे हैं रेस्क्यू, उसको स्पीड अप करिए। ऐसा भी बोलते हैं सर कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो अगर किसी का सर पे चोट आई है और उसके ब्रेन में क्लॉट बन गया है तो वो बहुत डेंजरस है। यस, ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। एनी इंजुरी टू ब्रेन इज सीरियस एंड इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ब्रेन इंजुरी में हम ये इस बात का अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि इन पेशेंट्स को जितनी जल्दी हॉस्पिटल्स में ले जाया जाए वो करना चाहिए। Right. So getting an ambulance or some other way, they should reach to hospital as early as it is possible. Okay. Sir, I have some questions related to neurosurgeon and special children. So, मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्पेशल चिल्ड्रन है तो मतलब how does the brain works? कई बार कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में आपने शायद जाना होगा। कई बार जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, सर्टन फैक्टर्स, इनमें एक इम्पॉर्टेंट है जो जानना चाहिए, वो है फोलिक एसिड या फोलेट, जो विटामिन B10 होता है, उसकी डिफिशियंसी। अगर किसी वजह से, अभी तो काफ़ी सारे नेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, अवेयर है लोग, लेकिन किसी वजह से अगर फोलेट की डिफिशियंसी हुई है तो इन बच्चों में माँ के गर्भ में होते हुए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। जब डेवलपमेंट होता है तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस तरह से डेवलप होता है, बोन डेवलप होती है, उनमें कुछ कमी रह जाती है। सो दीज पेशेंट्स कैन हैव डिफेक्ट इन देयर स्कल और इन द स्पाइन, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का टिश्यू बाहर आता है। ये इनको पैरों में वीकनेस हो सकता है, उनकी लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग की डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो ये कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से, क्योंकि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह से डेवलप होनी चाहिए थी नॉर्मली, किन्हीं वजहों से नहीं हुई है, या मदर को कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, या एनीमिया है, या कुछ इश्चीमिया या किसी और तरह से इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं इन बच्चों में। क्योंकि ब्रेन नॉर्मल स्ट्रक्चरली नहीं है, इसलिए कभी कभी इनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कभी कभी उनको हाथ पैरों में वीकनेस जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल ना पाएँ, या वो चलते हैं तो उनको दे आर नॉट स्टेबल, उनको इनकोऑर्डिनेशन होता है, या फिर स्पीच डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो इनमें से बहुत सारी समस्याओं को रिहैब करके ठीक किया जा सकता है। पर कुछ स्ट्रक्चरल, अब वो बना ही नहीं है नेचर में, उसको लाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। राइट। फॉर द पेरेंट्स हु आर नॉट फेमिलियर, व्हाट डज अ पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जन डू? So neurosurgery में there is a specialized branch, pediatric neurosurgery. These neurosurgeons, usually all general neurosurgeons are also pediatric neurosurgeons, but specifically pediatric neurosurgeons would deal with certain very specific diseases.
जैसे मैं अभी नाम दूंगा, शायद आपने नहीं सुना, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। क्रेनियोसिनोस्टोसिस क्या होता है? जब बच्चा डेवलप होता है तो ये सब बोन्स एक दूसरे से जुड़ के चेहरे की हड्डियां बनाती हैं। देयर आर 14 बोन्स हियर ऑन द फेस एंड स्कल। ये बराबर नहीं जुड़ती, एक बड़ी हो जाती है एक छोटा। तो चेहरा जिस तरह से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हमारा प्रोपोर्शन है लेफ्ट इज सेम एज राइट, पर जिनको क्रेनियोसिनोस्टोसिस होता है उनमें लेफ्ट में भी बिगर देन राइट, इस तरह के प्रॉब्लम। इनको करेक्ट करने वाले, फिर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम कह रहे हैं उसको करेक्ट करने वाले, एक रिलेटिवली कॉमन डिजीज है हाइड्रोकेफेलस, उसको ट्रीट करने वाले। तो छोटे बच्चों में बिकॉज दे आर डेलिकेट, उनका डेवलपिंग ब्रेन है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन्स डील करते हैं। Okay. So many special children are treated by a neurologist. At what point would a neurosurgeon become involved in their care? Very technical question. Yes. This could be a viva question. So usually जैसे हाइड्रोकेफेलस है, इसमें अब स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है, उनमें पानी की थैलियाँ में प्रेशर बढ़ रहा है जिस वजह से उनको हेडेक्स होते हैं या दिखने की दिक्कत होती है। दैट इज अ टाइम जब न्यूरोलॉजिस्ट वुड आस्क अ न्यूरोसर्जन टू कम इवैल्यूएट एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स। या स्पाइना बाइफिडा नाम की बीमारी होती है, उनको सर्जिकली करेक्ट करना होता है। तो दोज आर द टाइम्स व्हेन neurologist would ask a surgeon to come in and help out or get involved in the treatment. Okay. And how do you decide whether a child's condition can be managed without surgery or a surgery is required? Oh, आप न्यूरोसर्जरी का वाइवा ले रहे हैं, मुझे प्रोफेसर की याद दिला रहे हैं। तो देयर आर इंडिकेशंस कब है, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कुछ मेडिकल डिजीजेज हैं, हमने उनके नाम लिए थे, वैसे सर्जिकल डिजीजेज है। तो डायग्नोसिस पे अगर हमको दिख रहा है कोई छोटा बच्चा है जिसको, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमने स्कैन किया, स्कैन में हमको ट्यूमर मिला, राइट, देन इट फॉल्स इन द परव्यू ऑफ अ सर्जन, न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व होंगे, ट्यूमर निकालेंगे एंड देन विल सी कि वो बच्चा वापस नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे हाइड्रोकेफेलस है, इसी तरह से सीवी जंक्शन एनोमलीज हैं या कियारी माल फॉर्मेशन, ये कुछ डिजीज के इसके मैं नाम ले रहा हूँ, राइट, बड़े टेढ़े मेढ़े लगते हैं, बट दीज आर। सो अगर इस तरह का कोई डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट अपनी केयर में बना रहा है तो फिर वो न्यूरोसर्जन को कॉल करेंगे, ओके, फिर उन पे हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। Okay. So, like a message for parents, what would you like parents to know about neurosurgical interventions for special children, especially those who might be hesitant or fearful? My message is that you should, as you are consulting a neurologist or a pediatrician, they will tell you particular time when you should see a surgeon. Okay. They will conclude कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया एंड दीज आर द फाइंडिंग्स वेयर अ सर्जन हैज टू गेट इन्वॉल्व। पेरेंट्स में बहुत डर रहता है कि बच्चा छोटा है, सर्जरी तो हम कराना नहीं चाहते, या हमको सर्जरी वाला इलाज नहीं चाहिए, हमको मेडिकल इलाज चाहिए। पर उनको इस बात को समझना चाहिए कि मेडिकल इलाज तो आपका चल ही रहा है। अब वो पॉइंट है या वो सिचुएशन है जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हमको सर्जरी की आवश्यकता है। इस समय में सर्जरी से घबराने के बजाय ये कर लेना, हालांकि एवरीथिंग हैज रिस्क एंड बेनिफिट्स, जो आपका सर्जन आपसे बात करेगा, पर अगर हम इनको समझते हैं और इन बेनिफिट्स को समझ के एक्सेप्ट करते हैं तो देयर इज अ फेयर चांस कि ये बच्चे come back to normal or quite close to normal. The timing is important. Timing and fear. Yes. Keep your fear away. Meet with the surgeon. Right. And find out. कई बार वो डरते हैं, सर्जन के पास ही नहीं जाना चाहते, that is an opportunity lost. मतलब ऐसा भी होता है सर कि मतलब उस टाइम पे नहीं कराया तो ये कभी फिर सही होगा ही नहीं? ये भी हो सकता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोइंग ब्रेन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एक बार वो डैमेज सेट इन हो गया, फिर उसको रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ओके। सो लाइक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफस्टाइल दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन। सो रोज के ऐसे कौन से हैबिट्स हैं हमारी जो हमारे ब्रेन और स्पाइन को डैमेज करती हैं? मौजूदा समय में तो मोबाइल फोन, राइट। मोबाइल फोन के दो डिसएडवांटेजेस हैं, आपकी आंखों को परेशान कर रहा है, दूसरा आपके माइंड को एंगेज कर रहा है। और हम उन्हीं चीज़ों से हमने इट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट, राइट। सो हमेशा मुझे लगता है, एंड इट ईट्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप रिस्की लिंक्स क्लिक कर रहे हैं एंड यू आर लूजिंग मनी। तो वो एक बड़ा चीज़ है, हैबिट बन जाती है। फिर
हम छोटे बच्चों में देखते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ने उनके फ़ोन ले लिए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो खाना नहीं खा रहे, विच इज़ रियली थ्रेटनिंग। दूसरा बड़ा है, आप एक ही पोजीशन में हैं, नेक, आप फिल्म देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, 4 घंटे निकल गए, यू आर इन सेम पोजीशन, जबकि आपकी नेक मोबिलिटी के लिए बनी है, आपने उसको यूटिलाइज तो किया ही नहीं, आपने यू जस्ट यूटिलाइज वन सेट ऑफ मसल्स। तो जो यूज नहीं हो रही वो वीक हो रही हैं, जो ओवर यूज हो रही वो टायर्ड हो रही है, फटीग हो रही हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, एंड जो पर्पसफुल टाइम है वो चला जाता है आपका इस पे, अननेसेसरी हेल्थ केयर पे। ये सब प्रिवेंटेबल है। यस, हाउ, दिस इज प्रिवेंटेबल फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ रिस्क, राइट। उसके बाद मुझे लगता है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना ज़रूरी है। मैं आपके लिए नहीं कह सकता दिस इज नॉट फॉर यू, बट अगेन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू, राइट। सो इसको ऑर्गेनाइज करें, हम कहें लिमिट करने के बजाय। एंड मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी, हमारे बॉडी का डिज़ाइन फिजिकल एक्टिविटी के लिए बना हुआ है। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं, सच चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्टेयर्स की जगह लिफ्ट, एवरी टाइम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, या पास जाने के लिए वॉक करने के बजाय हम स्कूटर ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं, तो हम दो तरफा नुकसान कर रहे हैं। इनको चेंज, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है आई ऑल्सो इंक्लूड गुड रीडिंग, गुड व्यूइंग, हम क्या देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, उस पर कैन बी डिस्कस दैट, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस करती है, राइट। एंड हैविंग गुड कंपनी, फ्रेंड्स, फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स के साथ बात करना, कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है हमेशा। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। सर, टू व्हीलर राइडर्स के लिए नेक एंड बैक प्रोटेक्ट करने के बेस्ट क्या टिप है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जब रहते हैं, पॉस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. यूजुअली टू व्हीलर्स पे बैक सपोर्टेड नहीं रहती है, तब हमारा स्ट्रॉन्ग स्पाइन होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर वो आर्च है लंबे समय तक, वो नुकसान देती है, पहला। दूसरा, रोड पे जो जर्क्स लगते हैं, स्पीड ब्रेकर है या कोई गड्ढा है, वो जर्क देता है, वो जर्क वैसा के वैसा पूरा स्पाइन पे, आपकी कितनी भी अच्छी बाइक हो, कितनी भी महंगी हो, वो जर्क होता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिजेनरेटिव या ट्रॉमेटिक इंजरीज करता है। तो इन चीज़ों को, अब आप जिनके पास मोटरसाइकिल है या टू व्हीलर है, उसी पे उनको चलना है, तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें। राइट। स्पीड ब्रेकर्स पे स्पीड कंट्रोल करना, गड्ढों से बचना, और बैक को प्रॉपर स्ट्रांग रखना। एटलीस्ट सोते समय वो प्रॉपर पोजीशन में, आप सोफे पे सो गए हैं टेढ़े मेढ़े, रेस्ट नहीं मिला, आपकी मसल्स टायर्ड हैं, नेक्स्ट डे आप गड़बड़ करते हैं। या आपका चेयर में, ऑफिस में चेयर पे बैठने की पोजीशन, लैपटॉप किस लेवल पे रखते हैं या नोटबुक किस लेवल पे रखते हैं, तो पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स हम कहते हैं इसको। हाँ, पोस्चर है, या आप कंटिन्यूअस काम ना करके प्रॉब्ली ब्रेक कर लें, इस तरह के कुछ। सो यू हैव टू डिजाइन एज पर योर बॉडी, एज पर योर टाइप ऑफ वर्क, फाइंड सम वेज, यू नो, वो मेथड बनाना पड़ेगा आपको। सर, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर करने का लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है? ब्रेन में हेडेक लंबे समय तक, तो एक जो डिक्टम चलता है, अगर आपको दो हेडेक यूजुअल है, क्या हर हेडेक में हम डॉक्टर के पास जाए? नो। अगर कोई हेडेक है जो अनयूजुअल है और जो 2 वीक से ज्यादा समय तक रहा है, डिस्पाइट ट्रीटमेंट, यू हैव टेकन सम मेडिकेशन, आपको हेडेक होता है, आपने पैरासीटामोल, सभी लोग जानते हैं, डिस्प्रिन आपने लिया और आप ठीक हो गए, एंड देन इट इज फाइन, ओके, बट यू हैव टेकन पैरासीटामोल, इट इज नॉट सेटलिंग, इट हैज बीन देयर फॉर मोर देन 2 वीक्स, यू शुड सी अ डॉक्टर। ओके सर, एक ऐसी हैबिट जो आप चाहते हैं कि हर इंसान फॉलो करे एक हेल्दी ब्रेन लाइफ के लिए? रीडिंग और watching the good content, I would say. Now, right. Good is expandable, but good content, ये 2 तरीके हैं। क्या ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी इफेक्ट करती है ब्रेन हेल्थ को? करेगा, आंखों को भी करता है, ब्रेन को इंगेज रखता है, माइंड को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिससे ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होती है? वेजिटेबल्स में कहते हैं ओमेगा 3 जो सोर्स हैं सारे, राइट, अखरोट हैं, एवोकाडो है, ये सब रिच सोर्सेज हैं, जिसमें क्या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन के लिए एक बहुत बढ़िया। प्रोटीन, विटामिन तो यूजुअली हैं, बट ये एक ब्रेन के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है
जिसका ध्यान रखें। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती है जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है? ब्रेन हेल्थ के लिए ब्रेन का भी देखिए, जैसे बॉडी के लिए है, मसल को यूज करेंगे तो मसल स्ट्रांग होता है, वैसे ब्रेन यूज करेंगे तो स्ट्रांग होता है। सो कई बार रीडिंग इज वन गुड थिंग, डिस्कशन, टॉकिंग टू योर पीयर ग्रुप, फिर कई बार पजल सॉल्विंग वगैरह, ये चीज़ें मेमोरी को शार्प करने में मदद करती है। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक कोई सिचुएशन है उसमें से इन्फरेंस ड्रॉ करना, इस तरह की एक्सरसाइजेस ब्रेन को। पर सबसे कन्वीनियंट है सोशल कनेक्ट। राइट। आपका आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, आपका फैमिली हो, जिनमें आप फेस्टिवल मनाने जाते हो या फ्रेंड्स के साथ या कहीं खेलने जाते हो, ये सबसे ज़्यादा ब्रेन को फुलफिलिंग हो। सर, एक स्टडी में ऐसा पता चला है कि 198 टू व्हीलर डेथ्स में से 164 में हेलमेट्स नहीं पहना था। तो इतने लो कंप्लायंस का रीजन क्या है? मुझे लगता है अवेयरनेस एक, और दूसरा मुझे लगता है लॉ की लीनियंसी। और हम दुनिया भर में देखें जहाँ पर कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आप टू व्हीलर यूज़र हैं, आप हेलमेट नहीं पहनते हुए पकड़े गए, मे बी इन टू चांसेस आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। ओके। यहाँ पर हम लॉ अबाइडिंग और लॉ ब्रेकिंग लोग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सो जब तक हम, अच्छा दूसरा हमको मुझे लगता है कि हेलमेट पुलिस मुझे ज़बरदस्ती कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती, विदाउट रियलाइजिंग कि वो इट इज़ फॉर माई गुड। राइट। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करते, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं लाते, तब तक ये कंप्लायंस नहीं। एक उदाहरण दूंगा मैं, जब हम स्वच्छ शहर बनना चाह रहे थे तो कुछ रूल्स आए थे स्पेसिफिक कि अगर आपने गंदगी फैलाई तो यू विल बी टैक्स्ड, या यू विल बी फाइंड, एंड दे डिड इट। यस, दे डिड इट रिमार्केबली एंड वी सॉ द चेंज। इवन जो हैज बीन 8 years नाउ, ठेला गाड़ी में जो लगाते थे उसमें वो लोग दे आपने गन्ने का रस पिया और ग्लास आप कहीं रखने गए तो वो आपको कहेगा कि नहीं यहाँ डालिए, अभी वो नगर निगम आके मुझे फाइन करेगा। तो वो कंप्लायंस बढ़ाने में मददगार था। अब जब हम देखते हैं कि हेलमेट नॉन हेलमेट यूजर्स जो हैं उनको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल तो वो ले रहे हैं कहीं से, हम नहीं कर रहे हैं, तो कंप्लायंस कम रहता है। उनको फाइन तो है ना, देख ट्रैफिक पुलिस फाइन तो कर रही है नॉन हेलमेट वालों को भी। अगर वो प्रभावकारी है तो शायद वो बदलने में मदद करेगा, पर आपको लोगों के कल्चर में इनग्रेन करना पड़ेगा। राइट। ये आप जैसे आप अपनी, मैं तो हमेशा इसको कोट करता हूँ, जैसे आप वेल्थ बचाते हैं, पैसे बचा के रखते हैं ताकि वो उसको ताले में रखेंगे, तो सिर को तो रखिए। So true. ये बेसिकली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में देखा गया है कि ये हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स को इतनी कैजुअली लिया जाता है। कम है। एग्जैक्टली। एल्स अगर आप मेट्रो में जाओ दिल्ली बॉम्बे में, इफ यू आर नॉट वेयरिंग इट, लाइक द नेक्स्ट स्क्वायर यू विल बी फाइंड। सो मुझे लगता है फाइन एक बड़ा डिटरेंस है, पर वो फिर मतलब थोड़ी सी नॉन कंप्लायंट सोसाइटी, हम तो अपने आप को कल्चरल कहते हैं, हम अपने आप को लॉ अबाइडिंग कहते हैं, तो फिर ये सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं आता? एग्जैक्टली, वो आना कि चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए इट्स मैंडेटरी। नाउ द टाइम हैज कम। और आप तुलना करिए, एक उदाहरण देता हूँ, प्रॉब्ली हमारे ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ में आएगी। कोई एक 18-20 साल का लड़का है जो IIT में जाना चाहता है, मेहनत कर रहा है दिन रात, सुबह क्लास जाता है, शाम को ये करता है, सेल्फ स्टडीज करता है। जस्ट इमेजिन वो स्कूटर पे जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, टक्कर हो गई, ब्रेन में इंजरी हो गई, 2 महीने अस्पताल में रहा, एंड देन ही कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, ही कैन नॉट टॉक। सो somebody such a bright talented career is lost forever. एग्जैक्टली। एक बार सिर के किसी क्रिटिकल एरिया में चोट लगने के बाद वो कभी फिर से सामान्य नहीं हो पाते, वो ये चोट लगने के पहले जैसे थे। सो वन प्रॉमिसिंग करियर resource is lost forever. Yes. For something which could have been prevented. Right. So true. And it is not only the loss to the family, it is loss to the nation. Yes, exactly. We should realize this very important part, because जब तक इस चीज को हम कंट्रोल, जब तक जिसके ऊपर बीती उसी को पता होता है। We may say, I mean, like many times कि ये चीजें होना चाहिए, करना चाहिए, पर जब रूट पर आता है एक्शन लेने पे, even parents fail to implicate कि नहीं बेटा without helmet we won't allow you. Yes. Someone has to be strict. Exactly. किसी में किसी को तो वो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो IIT वाला बच्चा देश के लिए कुछ बन सकता था। So true. या वो 20-22 साल के जो बच्चे जो एक्सीडेंट्स में आते, कोई नेवी में जाता, कोई आर्मी में जाता, कोई डॉक्टर बनता, तो वो हमारा फ्यूचर था। वी हैव लॉस्ट द फ्यूचर। क्या उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंस सिर्फ ये है कि अब वो अपने हाथ से खाना खा लेता है, या वो खुद चल के वॉशरूम चला जाता है? कैन यू अंडरस्टैंड?
इट्स अ पेन। आप सोचिए किसी के घर में 22 साल का बच्चा है और वो 22 साल का बच्चा, माँ बाप खुश हो रहे कि अब सर वो अपने हाथ से खाना खा लेना चालू कर दिया है। हाउ पेनफुल इट इज। एग्जैक्टली, I would add one more thing which is important to bring here is drink and drive. राइट। That is another terrible menace. हम्म, और हम लोग नहीं समझते, हमको वो एक ऑब्स्टिकल लगता है हमारे एंजॉयमेंट में, सेलिब्रेशन में, बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग मिनास, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, और इसके सॉल्यूशन सोसाइटी ही ढूंढ सकती है। सर आपके पास कितने केसेस आते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के? काफ़ी आते हैं, यूजुअली वीकेंड्स की तरफ इसका नंबर ज़्यादा बढ़ता है, ओके। और कई बार कहने के बावजूद आई थिंक कुछ लोग उसको बड़ा कैजुअली लेते हैं। बट आप कार चला रहे हैं स्पीड में और आप किसी को, हमारे पास है 16-17 साल की लड़की स्कूटर से, वो हमारे हॉस्पिटल के एरिया में वहाँ इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जाते हुए शाम को 7-7:30 बजे, सो समबडी 7-7:30 भी नहीं, 9 बजे के आसपास, समबडी हिट हर फ्रॉम कार, एंड ऑब्वियसली मतलब द फैमिली नोज कि वो ट्रंक था। दिस 16-year-old girl, she was in the hospital for 3 months. Oh my God. And she has recovered reasonably, पर there are scars on the face, थोड़ा सा आंखों के मूवमेंट में गड़बड़ है। For her it is so painful. वो हमसे पूछती है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। Exactly, I was coming तो back, कोई उसकी तो गलती नहीं भी थी। And she was in the helmet, सारा था, पर कई बार इंजरी का वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है कि या फेस पे लगा, आपका चेहरा खुला है, इसके हेलमेट के बावजूद इंजरी हो सकती है, तो जब हेलमेट नहीं होगा Then तो कितना सीवियर इंजरी होगा। Exactly. And what is the ratio of deaths in drink and drive? स्टैटिस्टिक्स है अराउंड 40% इंजरीज, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अराउंड 40% ज़्यादा होते हैं अगर somebody who is drunk and driving compared to non-drinkers. So 40 is a big number. Very big number. एंड द मिनास, द फैमिली को जो झेलना पड़ता है ना, आप सोचिए जिस बच्चे की बात सर कर रहे हैं, बेटा आप उसके सामने 5 मिनट नहीं स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो सवाल है ना, वो ही हमारी सोसाइटी जवाब नहीं दे सकती। मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें उसको भी सामने लाना है। वी शुड शो सोसाइटी की इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि उसने तो कार से ड्राइव करके ही हैज रन ऑफ, लेकिन जो फैमिली ने अच्छा, उसको कुछ नहीं हुआ था। We actually don't know what actually happened, बट उस समय वो बच्ची ऐसी कंडीशन में थी कि बस उसको हॉस्पिटल लाया गया। उसकी एक्सीडेंट के पहले की मेमोरी लॉस, शी डोंट नो एनीथिंग, और उसके बाद की उसकी मेमोरी में उसको जो थोड़ा बहुत याद है, तो पेरेंट्स को याद दिलाना पड़ा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बेटा मैं तेरे पिता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, कैन यू अंडरस्टैंड द पेन। एंड उसके बाद द डेंसिटी ऑफ दैट केस इज कि उस बच्ची ने फाइट आउट किया, सर के साथ इंस्पिरेशन, हमारे साथ में सेशन, बीट आउट देम, उसने क्लास ज्वाइन किया, वापस कॉलेज ज्वाइन किया, शी स्कोर्ड 60% मार्क्स, remarkable. hats off to her. Now she's in the final year. I really appreciate the parents, लेकिन जो पेन उस फैमिली को मिला, उसके लिए कौन जवाबदार है? So true. And again, all these things are preventable, completely preventable. These are not genetic. Exactly. Sir, ambulance delay and lack of trauma training का कितना बड़ा रोल है preventable deaths? It has an important role to play. So ambulances में, और हम इनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहते हैं, Right. तो हमको ऐसे ट्रेंड पर्सनल चाहिए जो जिनको पता है क्या करना है। जैसे आपने पूछा क्या करना है, अगर 4-5 बाईस्टैंडर्स हैं और एक भी अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो वो उन बाईस्टैंडर्स को केयर में इन्वॉल्व करके और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, और ये गोल्डन आवर का यूटिलाइजेशन करने में हेल्पफुल होगा। Okay. मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि हमको एरिया वाइज हॉस्पिटल पे चॉकआउट करके रखने चाहिए, कि इतने एरिया में है तो एक जैसे ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, ग्रीन कॉरिडोर तो नहीं बट प्रिविलेज्ड ड्राइव की इस तरह से कुछ है, तो इस रूट से ड्राइवर्स के पता हो, दे शुड इन्फॉर्म हॉस्पिटल इन एडवांस की इस तरह की सिचुएशन है। प्रीलिमिनरी असेसमेंट हम करते भी हैं काफी हद तक, पर ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन जाए, राइट, कि इसी तरह से होता है, कोई रैंडम कहाँ जाना है, किस अस्पताल में जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने चाहिए। सही। दूसरा चीज इसी में एडिशन, सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस है कि जब एम्बुलेंस जा रही होती है तो हम उसको रास्ता दें। एग्जैक्टली। आपको मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि मैं खुद एम्बुलेंस में वो बहुत क्रिटिकल पेशेंट नोन था, तो मैं साथ था। आई हैड सीन इट, पीपल इंटेंशनली एम्बुलेंस के सामने आते हैं इस इंटेंशन से कि उनको रास्ता मिल जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड फूलिशनेस? मतलब इतना भी सिविक सेंस यदि हमारे शहर में हम ना ला पाए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई करते हैं?
Right. तो ये तो बेसिक उस पेशेंट की लाइफ एंड डेथ का सवाल है और हम मौज करते हैं चौराहों पर। इवन ट्रैफिक पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं दिल्ली शहर से आया हूँ, मैं देखता था गुड़गांव से दिल्ली में शाम के टाइम में, मतलब आप सोच नहीं सकते कार ऐसे रेंगती है, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उस रेंगते हुए में भी दे हैव सो सेंस कि वो साइड Exactly. उस एम्बुलेंस को पास करवा ही देते हैं। Right. क्या हमारा इंदौर शहर नहीं कर सकता? इंदौर में ट्रैफिक सेंस नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कमिंग टू दिस ओनली, जो आपका ट्रैफिक सेंस के ऊपर बात थी, अगर आपको मौका मिले ट्रैफिक पॉलिसी कुछ लिखने का इंदौर शहर में, तो और ऐसा कुछ एक रूल लाने का, तो वो चीज क्या होगी कि जिससे शहर का ट्रैफिक सेंस और ट्रैफिक बहुत अच्छा हो? मुझे लगता है मैं लाइसेंसेस बहुत सोच समझ के इशू करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट। सी, ड्राइविंग इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। सो जब तक हम इस बात को इंश्योर न कर लें कि वाकई सारी चीज़ें जानता है, क्योंकि वे ऑफ राइट ऑफ वे है या राउंड अबाउट्स पे किस तरह से, ये बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का। दो रास्ते ऐसे मिलते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता कौन पहले जाएगा, टर्न्स हैं। सो मैं एक जो चीज़ करूँगा वो मैं ड्राइवर्स लाइसेंस को बहुत सोच समझ के, एंड आई वुड बी वेरी क्रिटिकल अबाउट ऑफेंडर्स। रूल फॉलो करने वाले और रूल न करने वाले फॉलो एक जैसे नहीं हो सकते। राइट। सो द सिस्टम शुड आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स एंड दे शुड बी केप्ट अवे, बिकॉज ये लोग रिस्की है। रिस्क किसी रूल फॉलो करने वाले की लाइफ को थ्रेटन करते हैं ये लोग। राइट। मैं तो टू व्हीलर्स पे जिसने भी हेलमेट नहीं पहना है, आई वुड बैन देम। आप 90% अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं और यदि आप आदी हैं फोर व्हीलर चलाने के, तो आप देखेंगे कि 90% ऑफ द केसेस कम्स बिकॉज ऑफ अ टू व्हीलर कमिंग इन फ्रंट ऑफ एग्जैक्टली, और क्रॉसिंग हिम इन ए रॉन्ग वे। एग्जैक्टली। तो मैं तो सबसे पहले चाहूँ, एंड द कॉस्ट कम्स ऑन द फोर व्हीलर। यस। कि हमेशा छोटी गाड़ी का नुकसान कम गिना जाता है, बड़ी गाड़ी का नुकसान ही गिना जाता है। एग्जैक्टली। मुझे मेरी लिमिट्स पता है, पर क्या उसको उसके लिमिट्स पता है? एंड ऑन द टॉप ऑफ इट वो ट्रिपल ड्राइव करेंगे, ऑन द टॉप ऑफ इट वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, ऑन द टॉप ऑफ इट रेड लाइट को क्रॉस करने के लिए, जंप करने के लिए। क्या मेरे पास इतना धैर्य भी नहीं है कि मैं अपने जीवन शैली में से 2 मिनट उस रेड लाइट को दे दूं जो मेरी सेफ्टी के लिए बना है? यदि मेरी सेफ्टी मुझसे ही बेहतर कोई नहीं समझ सकता, Exactly. तो ईश्वर विधाता भी नहीं समझाएगा। जल्दबाजी के कारण, मतलब स्पीडिंग के कारण कितना, क्या आपको कुछ आइडिया है किस परसेंट से लाइफ डेंजर पे डाल रहे हैं अपनी? हाँ, हम यस, देयर इज अ स्टडी, एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्टडी है। एक रफ आइडिया देता हूँ। अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो हमको 25 किलोमीटर जाने के लिए लगभग 12 मिनट का समय लगता है। और 80 की स्पीड को मैं 140 करता हूँ। अच्छा, 80 की स्पीड पे अगर हम माने कि जाते हुए एक्सीडेंट का रिस्क, मानिए गणित के हिसाब से x है, और हम 80 की स्पीड को 140 कर देते हैं, तो 25 किलोमीटर्स हम 8 मिनट में जा सकते हैं। सो दैट सेव्स 4 मिनट by increasing the speed by 60, but that increases the risk of injury and death by 12x, 12 times. So अब किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए जो अपने होश में है, 4 मिनट बचाने के लिए 12 गुना रिस्क लेना क्या कोई करना चाहेगा? एग्जैक्टली। So yes, speeding, irresponsible speeding definitely increases the risk. प्लस मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में अगर हम थोड़े से प्लान्ड हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो एग्रेशन मैं रोड पे लोगों की ड्राइविंग स्टाइल में देखता हूँ, हो सकता है शायद वो कम हो जाएगा यदि मैं प्लान्ड हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहाँ से विजयनगर पहुँचने में 20 मिनट का समय लगता है, तो क्या मैं और 20 मिनट का स्पेयर टाइम घर से ही लेकर के चलूँ, सो दैट मैं हरी में नहीं हूँ। तो मुझे कभी भी एग्जैजरेशन नहीं आएगा कि मुझे रेड लाइट जंप करना है या मुझे लास्ट 4-5 सेकंड दिख रहे हैं, आई एम रशिंग, रेड लाइट होने से पहले मैं निकल जाऊँ। तो वो एक बहुत चेंज आ सकता है हमारे ट्रैफिक सेंस में भी। प्लस एक्सीडेंट्स को भी हम कम कर सकते हैं यदि हम घर से ही थोड़ा सा प्लान चलें, या जहाँ से भी हमें जाने का मन हो हम थोड़ा सा टाइम बाय करके चले, बजाय उस एग्रेशन को उस रोड पर उस ट्रैफिक में निकालें। वी हैव टू रश। अगर हम थोड़े से सिविलाइज हो जाए, थोड़े से प्लान हो जाए, मैं कहता हूँ 90% आप सॉर्ट कर सकते हैं, और ये आपके और हमारे हाथ में, राइट, किसी के हाथ में नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि जो टू व्हीलर्स वाले होते हैं हाथ छोड़ के फोन पे लगे हैं, या एक हाथ से वो चला रहे हैं, एक हाथ से फोन पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू लाइक कॉल देम? लाइक क्या लगता है आपको इसके बारे में? मोबाइल फोन इज अ मीनास एंड इनवेरिएबली मैं सुबह हॉस्पिटल से, मेरे घर से हॉस्पिटल जाता हूँ जो लगभग 8-9 किलोमीटर का है,
मुझे कम से कम 50 लोग दिखाई पड़ते हैं 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे जिनका एक हाथ और सारा ध्यान फोन में होता है। कभी कभी लगता है कि वो हम एक लाइटर नोट पे उनको ऑर्गन डोनर समझते हैं, क्योंकि अगर उनको मतलब दे आर हेल्थी, अदरवाइज यंग, अगर उनको चोट लगी सिर में, क्रिटिकल चोट लगी, एंड ऐसे पेशेंट्स जो जिनको हम ब्रेन डेड कहते हैं, अगर वो होते हैं तो उनके बाकी ऑर्गन्स तो हेल्दी है, अदरवाइज दे आर हेल्दी, राइट, देयर इज नो रीजन। नाउ आई गेट, ये एक मिस्टेक जो उनको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, कैन एंड देयर लाइफ। अवेक ब्रेन सर्जरी क्या होती है? हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपको पता है ब्रेन इज नॉट पेन सेंसिटिव। ओके, यस, सो स्किन होता है जो हमको दिखता है, उसके थोड़ी से लेयर्स के बाद स्कल होता है विच इज अ हार्ड बोन, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, मराठी में कवटी कहते हैं, और उसके अंदर एक लेयर होती है चादर जैसी, उसमें रैप्ड रहता है ब्रेन। सो भगवान ने ब्रेन को बहुत ही डेलिकेट और बहुत प्रोटेक्टेड रखा है। सो लेकिन ये जो लेयर्स होती हैं पेन सेंसिटिव नहीं होती हैं। सो पेन होता है सिर्फ स्किन तक और स्कल को जब हम ओपन करते हैं तब। सो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जिसमें हम अवेक सर्जरीज करते हैं। ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से जिसमें सर्जरी करने से कुछ दुष्परिणाम हो सकता है, जैसे स्पीच एरिया में या आप बात करते हैं क्योंकि ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया एक्टिव होता है। ओके, अगर वहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाए तो वो स्पीच को अफेक्ट कर सकता है, या उस ट्यूमर को हम निकालते हैं, जब न्यूरोसर्जन्स निकालते हैं तब वहाँ कुछ इस तरह के चेंजेस, हैंडलिंग, जिस वजह से वो एरिया अफेक्ट होता है। सो अवेक क्रेनियोटोमीज में इन पेशेंट को अवेक रखा जाता है, उनको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थेटिस्ट या जो असिस्टेंट्स होते हैं वो पेशेंट से बात करते हैं। अच्छा, बात कर सकते हैं आप? बात करते हैं पेशेंट्स आर अवेक, उनका पेन लोकल एनेस्थीसिया से कंट्रोल होता है, और सर्जरी के शुरुआती दौर में उनको दवाई दे के थोड़ा सा नींद में रखते हैं ताकि उनको एंग्जाइटी ना हो। ओके, ब्रेन सर्जरी एक एंग्शियस कर देने वाली प्रक्रिया हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उनको थोड़ा सा हल्का नींद में। एंड व्हेन वी रीच टू द ट्यूमर वी मेक द पेशेंट्स अवेक। एंड एज आई सेड कि वो पेन सेंसिटिव नहीं है तो उनको दर्द का एहसास नहीं होता। अच्छा, एंड व्हेन वी रिमूव दिस ट्यूमर हम पेशेंट से बात करने के लिए कहते हैं। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमको लग रहा है कि वहाँ कुछ हैंडलिंग करने से उसकी स्पीच पे बुरा असर पड़ रहा है, और इफ इट इज गेटिंग अफेक्टेड वी स्टॉप देयर। ओके, सो दैट्स हाउ अवेक क्रेनियोटोमी हेल्प्स अस टू प्रिजर्व न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस completely and do a safe surgery. Okay. But all surgeries of course cannot be done awake. So there are particular cases कुछ निश्चित तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, स्थितियां होती है जिसमें हम अवेक क्रेनियोटोमीज करते हैं। Okay. But it's a very interesting concept. पेशेंट के लिए बड़ा fascinating होता है। Yes, exactly. सर्जन के लिए भी fascinating होता है। Yes. But like और भी किसी प्रकार कोई भी सर्जरीज होती हैं जिसमें like patient is awake and surgery हो रही है, like बोन सर्जरीज जो होती हैं, फ्रैक्चर सर्जरीज, उसमें भी पेशेंट्स पेनल एनेस्थीसिया देते हैं। यस, लेकिन स्पाइन में जिस लेवल पे वो देते हैं उसके नीचे वो सुन हो जाता है, पर ब्रेन तो सबसे ऊपर है, राइट, यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके सर, नेविगेशन एंड रोबोटिक्स से सर्जरी में क्या लाइक कैसे रिस्क कम होते हैं? नए कॉन्सेप्ट्स हैं, रोबोटिक्स या नेविगेशन, ओवरलैपिंग चीज़ें, और इसमें जैसा आपने पूछा था एआई का, उसमें इनका रोल है। सो ब्रेन नेविगेशन में जैसे आपकी गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम है, आपको जाना है नासिक जाना है, आप कोऑर्डिनेट्स डाल दिए एंड कार आपको स्मॉलेस्ट सेफेस्ट क्विकेस्ट रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते पे चलना आपको है। सिमिलरली नेविगेशन जब हम करते हैं तो ब्रेन पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे सीटी स्कैन है या एमआरआई या कुछ और रिपोर्ट्स, हम उस सिस्टम में फीड करते हैं, फिर वो हमको एक प्लान देता है, और उस प्लान में मुझे दिखाएगा कि मैं उस डिजीज तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लूँ जो सेफ है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहाँ मैं उनको बचा सकता हूँ। सो दैट वे इट इंक्रीजेज द स्पीड विथ विच वी कैन परफॉर्म सर्जरी, इट इंक्रीजेज द सेफ्टी ट्रेमेंडसली, एंड इट इंक्रीजेज द प्रिसीजन to a very large extent. So this is futuristic and this is already here. We are doing it routinely. Okay. इसी तरह से रोबोटिक्स जैसे स्पाइन में है, स्पाइन में लेवल्स को सारा स्पाइन आप रिकॉल योर बायोलॉजी क्लास, राइट, स्पाइन में सारी बोन्स एक जैसी दिखती हैं, तो पर्टिकुलर लेवल पे जाना, मिनिमम एक्सपोजर करना ताकि पेशेंट्स को
रिकवरी होने में टाइम कम लगे, पर्टिकुलर इम्प्लांट्स अगर हम लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर पोजीशन पे करेक्टली पोजीशन हो, ये सब रोबोट हमको असिस्ट करता है. सो वी कैन fit our plan, we can tell the robot that this is what we intend to do, and then robot keeps us guiding at various levels. If we are going beyond those boundaries or that plan, the robot tells us ki this can be done in this way. So that करना आप ही को है. Robot, if somebody thinks कि आपने robot को बोल दिया कि जाओ सर्जरी करके आ जाओ, kind of AI only. Yes, it is an extended application. उसी तरह की चीज है. Okay. तो मैं कह रहा था कि आपको अगर ये किसी को ऐसा लगेगा कि रोबोट को कान में बोल दिया कि रोबोट जाओ सर्जरी करके आओ, तो ऐसा नहीं है. अच्छा. ओके सर, लाइक आपके लाइफ का आज तक का सबसे चैलेंजिंग केस जो आपने करा हो? मुझे लगता है छोटे बच्चों की जब सर्जरी करते हैं तब वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है. छोटे ऑर्गन होते हैं, डेवलपिंग ऑर्गन होते हैं, पेरेंट्स की एंजाइटी होती है, और आपको भी यू वांट दैट चाइल्ड to be well to achieve his full potential. Right. So मुझे याद पड़ता है 4-5 साल या ज़्यादा समय हुआ, एक बड़ा सा ट्यूमर लेकर बच्चा आया था शाहजहाँपुर या आसपास के एरिया से, और काफ़ी बड़ा ट्यूमर था. Okay. So आपको ये जान के भी शायद हैरानी होगी कि हमने उसको स्टेज सर्जरी किया. हमने उसी ट्यूमर को 3 अलग अलग टाइम पे ऑपरेट किया बिकॉज इट वॉज दैट ह्यूज. Okay. तो पहली बार में पूरा क्यों नहीं, क्योंकि उसको निकालने में काफ़ी समय 12-15 घंटे का समय लग जाता, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है. जैसे ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी बढ़ती है वैसे रिस्क बढ़ सकती है. या बड़ा ट्यूमर निकाल दे तो कई बार ब्लड लॉस ज़्यादा होता है जो बच्चों के लिए सेफ ना हो. तो उस बच्चे के लिए 3 अलग अलग टाइम पे सर्जरी करके हमने ट्यूमर. How long it took? Maybe 5-6 hours every time. So if we like how many months? We did it over 3-4 months. Okay. 3-4 sittings. So rarely होता है ऐसा. We also want कि एक बार में सारा हो जाए, पर कुछ challenges अलग ही होते हैं. Right. And for those unique challenges you have to devise unique, yes. And sir, ऐसा कोई केस कि जहाँ like चांस ही नहीं था बचने का पेशेंट का, फिर भी आपने ऐसे miracles तो होते हैं. Yes. हम करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, ये जो भी केयर टेकर्स कहूँगा मैं, हम उनसे बात करते हैं. एंड मेनी टाइम्स केयर टेकर्स हमको ट्रस्ट करते हैं हम पे कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, करिए. वी टेल देम दैट ओके वी मे नॉट सक्सीड, व्हिच दे ग्रेसफुली एक्सेप्ट आल्सो. ओके. तो ऐसे कई मौके हैं जब हमको लगा कि ये बिल्कुल, खासकर यंग जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मैं करना चाहता हूँ. यंग 18-20 साल का लड़का है, लड़की है, जिनको दोज हु हैव फुल लाइफ टू लिव. राइट. ऐसे में यू गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, ट्राई टू डू समथिंग, एंड ईश्वर दयालु है. गॉड इज लाइक ग्रेट. गॉड इज ग्रेट. ऐसी चीजें होती हैं और कई बार होती हैं. सर, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू केस जिसमें टेक्नोलॉजी या स्पीड ने लाइफ बचाई जो लाइक 10 साल पहले मुश्किल होता? मैं कहूँगा मैंने राजस्थान से मेरे पास एक बच्चा आया था, मुझे उनका नाम याद पड़ता है, मेहता. He was 9 years old. He had a deformity in his neck such that नेक उसकी ऐसी एक्सटेंडेड थी, हम इसको एक्सटेंडेड नेक कहते हैं. ये इतना पेनफुल था कि वो बच्चा सीधा पलंग पे नहीं सो पाता था. माय गॉड. और उसको करवट लेके सोना पड़ता था. सो नेविगेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी मदद से हमने इन बोन्स को डिसएंगेज करके उनको स्क्रू करके जोड़ा. इसको टेक्निकली CV जंक्शन एनोमली कहते हैं. और हमने जो प्रोसीजर किया उसको कहते हैं एटलांटो एक्शियल एंड सब एक्शियल फ्यूजन. ये इसका टेक्निकल नाम है. पर सबसे रिवॉर्डिंग बात, उसके बाद जो बच्चा सीधा सोया, उसने मुझे कहा कि मैं 9 साल बाद 10 साल बाद पहली बार बेड पे सीधा सोया हूँ. सो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ. सो जब ये चीज़ें नहीं थी तो इन सर्जरीज को करने में बहुत रिस्क होता था. बट विद नेविगेशन वी हैव बीन एबल टू क्रैक दैट कोड. सर, जैसे कोई यूथ स्टडी कर रहा है, मेडिकल पढ़ रहा है और तैयारी कर रहा है, एंड ही वांट्स टू बी अ न्यूरोसर्जन, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन आज की तारीख में कितना पैसा कमाता है? स्टेजेस हैं धीरे धीरे. राइट. एक्सपीरियंस अर्न करने में अगर हम 10 इयर्स के आसपास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस माने, सो मोस्ट ऑफ द जैसे प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर में अलग अलग है. प्राइवेट सेक्टर में मानिए कि दे इजीली अर्न अराउंड मे बी 70 lakhs to 1 crore per annum. ओके. कहते हैं. आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता है, आप और आगे जा सकते हैं.
पब्लिक सेक्टर के अलग हैं, बट यूजुअली स्टार्टिंग न्यूरोसर्जन बनने के बाद इंदौर जैसे शहर में जब आते हैं तो मुझे लगता है 30-40 लाख से वो शुरू करते हैं. ओके. एंड देन अगेन स्किल लोगों के लिए फिर Okay. And that can go up to how much? If some good neurosurgeons might be making maybe 50L per month. Okay. और आप यूएस से जाएंगे तो आप will make 100 billion. So Okay. there is no limit. Upper limit for somebody, there is no upper limit. But is city like Indore paying good to surgeons? Reasonably good. वैसे में हमेशा आपको लगता है कि कम ज्यादा, but Yes. it is reasonably well. It's Okay. a very decent profession and Okay. a very fulfilling earning as well. Okay. Okay. So like quick rapid fire round, जहाँ like one word answers or one line answers. Okay. एक न्यूरो सर्जरी मिथ जो आप हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं. ब्रेन की सर्जरी खतरनाक होती है, स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, बहुत डीपली रूटेड मिथ है. पर मैं, मेरे सब कलीग्स, हम कई सारी सर्जरीज कई सालों से कर रहे हैं. मैं इंदौर शहर में अब 15-16 सालों से काम कर रहा हूँ. आई मस्ट हैव डन मोर देन 5,000 सर्जरीज, मे बी मोर आफ्टर दैट. सो ब्रेन सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज आर सेफ. देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस. प्लीज स्पीक विद अ स्पेशलिस्ट. Consult a specialist, listen to his advice, and most of the time they will end up helping you. Okay. मोबाइल फोन्स ब्रेन ट्यूमर का कॉज है, ये सच है या झूठ? ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है स्टडीज में. कई सारी स्टडीज की गई हैं, Okay. पर हैविंग सेड दैट डेफिनेटली उसमें से इंफ्रारेड या और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज निकलती है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित करती है. हो सकता है अभी नहीं, कुछ सालों बाद वी विल बी एबल टू फाइंड दैट आउट. भले वो ब्रेन ट्यूमर ना करे, वो आपके स्वभाव को तो बदल ही देता है. इसलिए वो एक हेल्थ हजार्ड हो सकता है. इट इज ऑलवेज गुड टू कीप दैट इन माइंड एंड लिमिट यूज ऑफ मोबाइल फोन. ओके. स्लिप डिस्क इज इक्वल्स टू हमेशा की सर्जरी, यस और नो? एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके. स्लिप डिस्क इज अ कॉमन इलनेस. हम सभी को अगर हम देखेंगे तो स्लिप डिस्क हुआ रहेगा, पर हम में से कुछ ही को सर्जरी की जरूरत पड़ती है. जिनको सर्जरी की ज़रूरत करती है, सर्जरी उनके लिए वरदान है, या क्या कहूँ, इज़ अ लाइफ सेवर. ओके. और देयर आर हंड्रेड्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव बीन सक्सेसफुली ऑपरेटेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. ओके. सो फुल फेस हेलमेट वर्सेस हाफ, आपकी चॉइस? टेक्निकली फुल फेस इज इम्पॉर्टेंट. यस. पर इट इज इनकन्वीनियंट, तो न पहनने से फिर पहनना जरूरी है. सो इफ दैट आपको क्लस्ट्रोफोबिक होता है तो हाफ फेस पहनिए. ओके. सर, हेड सर्जरी के बाद लोग सबसे बड़ी 3 गलतियां कौन सी करते हैं? They get back to smoking and their habits, which is wrong. दूसरा, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और फिर से उनके बिहेवियर में बदलाव नहीं आया है, तो सबसे बड़ी गलती रहती है. तीसरा, they tend to stop medication और tend to casually take medication, जबकि उसके रिपरकेशंस बहुत खराब हो सकते हैं. ओके. कई बार डॉक्टर की एडवाइस के बिना दवाइयाँ बंद कर देते हैं, कई बार कैजुअल हो जाते हैं, जो बड़ी मिस्टेक्स हैं. ओके. सर, अगर आप इंदौर के हर ड्राइवर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते तो क्या लिखेंगे? मैं कहूँगा कि आप एक जिम्मेदार काम कर रहे हैं. आपकी किसी भी तरह की लापरवाही किसी और को प्रॉब्लम कर सकते हैं. या मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लापरवाही तो आपके बच्चे रिस्क में हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल. सेल्फिश हो जाइए. Yes. आप रिस्पॉन्सिबल है तो आपका बाजू वाला भी रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे बच्चे, हमारा परिवार सेफ है. सही है. सर, 1000 का सबसे वैल्यूएबल सेफ्टी परचेज क्या होगा आपके लिए? हेलमेट. एग्जैक्टली. नो सेकंड थॉट. सर, बिफोर वी एंड दिस, वन टिप दैट यू वांट टू गिव टू व्यूअर्स? आई थिंक यू नो, मेडिकल नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा प्रिविलेज्ड है. राइट. हम जब मेडिकल नॉलेज लेते हैं तो हमको सोर्स चेक बहुत ज़रूरी है. कि हम, इंटरेस्टिंग सा वाक्य बताऊं कि मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा कि साहब हमको तो बताया कि सर्जरी नहीं करना चाहिए या ये दवाई नहीं लेनी चाहिए. मैंने कहा किसने बताया? उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी बुआ जी ने. मैंने कहा क्या आपकी बुआ डॉक्टर है? तो बोले नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, उनकी कॉलोनी में डॉक्टर रहते हैं. तो मैंने कहा क्या उन्होंने डॉक्टर से पूछा? तो बोले नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने कहीं सुना था. सो you are following an advice which is non-technical, non-expert, and you are trusting it. Right. तो आप जब मेडिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हेल्थ केयर
एडवांस्ड है, देयर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट, देयर आर सो मेनी जनरल डॉक्टर्स। आप उस मेडिकल इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट सोर्स से लीजिए। राइट। आई वुड जस्ट ऐड इन दिस, यस। जैसे मान लीजिए कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, स्पाइन का इशू है, लेटने उठने बैठने डे रूटीन में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन सर्जरी नहीं कराना चाहते, अब ड्यू टू सम फोबिया या कोई और परेशानी के कारण। जब हमारे पास तक पहुंचते हैं, समझाते हैं, तो उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि इस दर्द भरी जिंदगी से आप अपने आप को घिसना इज इजी, या इस दर्द से एक ही बार में फ्री हो जाना इज अ चॉइस। मेरे हिसाब से वो 10 साल जो आप इस पेन के साथ में रहेंगे, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, फिर आप सर्जरी पर जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम 10 साल जिएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन 10 साल को जीना चाहते हैं जो आज वैल्यूएबल है, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा 10 साल बाद, तो मेरी इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी इन 10 साल की। तो क्या मेरी जिंदगी में इन टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? तो जस्ट अ स्मॉल मैसेज कि अगर कोई सही इंसान आपको सर्जरी के लिए गाइड कर रहा है, सही डॉक्टर है, तो उसकी बात को माने और अपने जीवन के वो 10 साल पेन फ्री आप कुछ अच्छा कर सकते थे, जो आप दर्द में वो नहीं कर पाएंगे। तो वाई आर स्टॉपिंग? Right. Don't stop. Right. That's it. Like, it was lovely talking to you. Thank you for you very being much. the part with Unfiltered with Dave. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. All the best.